नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन कर रहे ये लोग मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के लोग हैं। इन लोगों का आरोप है कि राज्य शासन इनके साथ छलावा कर रही है। वहीं राज्य शासन के कर्मचारी 25 साल नौकरी करने के बाद पेंशन न मिलने के कारण भूखे मरने की कगार में पहुंच जाएगी। संयुक्त मोर्चा संघ के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम पनागर विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंदु तिवारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ के लोग उपस्थित रहे। संघ के अटल उपाध्याय का कहना है कि प्रदेश शासन में अभी वर्तमान में 4 लाख कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा, जिससे उन्हें आने वाले दिनों में आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में पनागर विधायक इंदु तिवारी का कहना है कि संघ के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिन्हें वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। आज मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। इनकी जो मांगे हैं इसको हम मुख्यमंत्री को पत्र के साथ हम इसको प्रेषित कर रहे हैं और उनकी प्रतिलिपि इनको भी देंगे, संघ को भी देंगे, और यदि आवश्यकता पड़ी तो हम लोग मुख्यमंत्री से इस बात में चर्चा भी करेंगे। इनके सांकेतिक रूप से 2-3 लोग ले जाके माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात लाएंगे। हम चाहेंगे कि शीघ्र इसका निर्णय हो जाए और इनको राहत प्राप्त हो। प्रदेश शासन के करीबन 4 लाख कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारी 25 साल नौकरी करने के बाद भी पेंशन ना मिलने के कारण वृद्धावस्था जब रिटायर होगा तो उसमें भूखा मरने के कगार में रहेगा। इन मांगों को लेकर के माननीय विधायक जी को ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री जी तक हमारा ज्ञापन प्रेषित करके कर्मचारी की जो समस्या पुरानी पेंशन लागू करने की, इस संबंध में निदान कराने का रास्ता निकालेंगे। अटल उपाध्याय, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ, जबलपुर। आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। परीक्षा कराकर अपनी स्कूटी से घर जा रही महिला निधि मिश्रा को एक डंपर ने पीछे से टक्कर मारकर घायल कर दिया। मात्र 2 इंच की दूरी से डंपर के अगला टायर के नीचे कुचलने से निधि मिश्रा बच गई, जिसे देखकर यही कहा जा सकता है कि मौत महिला को छू कर निकल गई। उक्त घटना का वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। शिक्षिका निधि मिश्रा के पति राजीव मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पत्नी सरकारी शिक्षक है। वो जब परीक्षा कराकर अपनी स्कूटी से घर जा रही थी, तभी अस्पताल चौराहे पर पीछे से आ रहे डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वो स्कूटी समेत गिर गई और डंपर के नीचे आ गई। हालांकि गनीमत ये रही कि डंपर चालक ने ब्रेक लगा दिया, लेकिन तब तक निधि मिश्रा डंपर के नीचे टायर तक पहुंच गई थी। सिर्फ 2 इंच की दूरी से वो टायर के नीचे आने से बच गई। उक्त घटना पर कोतवाली पुलिस ने डंपर को जब्त कर मामला दर्ज करने की कार्यवाही की है। निधि मिश्रा को भगवान ने नया जीवन दिया, वरना देखने वालों का कहना रहा और जिसने ये वीडियो देखा उनको लगा कि निधि के ऊपर ट्रक चढ़ गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि मरने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। टीकमगढ़ जिले में वन विभाग में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी पर लोकायुक्त टीम ने उनके बंगले से उनको ही अपने विभाग के कर्मचारी से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। वन विभाग टीकमगढ़ व्रत में पदस्थ एसडीओ गोपाल सिंह मोबेल पर आज लोकायुक्त टीम ने शिकंजा कसा और उनके सिविल लाइन निवास में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और उन पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गोपाल को जमानत पर छोड़ा गया। वहीं पीड़ित राम सेवक अहिरवार डिप्टी रेंजर वन विभाग ने बताया कि उनकी झूठी शिकायत करवाई गई थी और फिर उस जांच को दबाने को लेकर गोपाल सिंह 25,000 रुपए की मांग कर रहे थे, जबकि इसने बताया कि उनको 5,000 एक बार और 2,000 एक बार दे चुका, मगर फिर भी ये नहीं माने और लगातार दबाव बनाते रहे, जिससे परेशान होकर राम सेवक ने लोकायुक्त सागर में शिकायत की और आज टीम ने अपना जाल बिछाकर पीड़ित से 10,000 रुपए गोपाल मोबेल के सरकारी बंगले पर दिलवाए और तुरंत पीछे से लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। वहीं लोकायुक्त अधिकारी राजेश खेड़े ने बताया कि वन विभाग के एसडीओ गोपाल मोबेल को आज 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया, जिन पर करप्शन का मामला दर्ज किया गया। लोकायुक्त की इस कार्रवाई से जहां वन विभाग में हड़कंप मचा है, तो वहीं जिले में ये मामला सुर्खियों में दिखाई दे रहा है। 45 दिन तक हम सस्पेंड रहे। अब सस्पेंड पीरियड में हम कहाँ से इन्हें 25,000 रुपया दे दें? तो हमने माने दूसरे से कर्जा लेके माने इन्हें 5,000 एक बार हम दे गए हैं और 2,000 एक बार दे हमने और 10,000 आज दे माने। सो हमने कहा कि लो साहब जी 10,000 रुपया, बोली 10 और ले आओ। तो अब बस फिर में हमने लोकायुक्त में शिकायत करी, सो माने आज पकड़ गए। अच्छा, शिकायत कब करी थी आपने लोकायुक्त को? हमने करी थी माने आज हमने एक ट्रेप की कार्रवाई की है, जिसमें एसडीओ गोपाल सिंह मोबेल को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। आवेदक राम सेवक द्वारा एक शिकायत की गई थी, जिसमें उनकी जांच को
उनके पक्ष में करने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है, उसको हमने तस्दीक किया, सही पाया और आज हमने ट्रेप की कार्रवाई की है। सर, किस मामले की रिश्वत मांग रहे थे और ये कोई डिप्टी रेंजर के खिलाफ कोई शिकायत हुई थी जिसकी जांच ये कर रहे थे, उस जांच को इनके पक्ष में करने के एवज में पैसे की मांग कर रहे थे, जिसको हमने तस्दीक किया, सही पाया, आज ट्रेप की कार्रवाई की है। आज इनको हमने 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। टीकमगढ़ जिले की बलदेवगढ़ तहसील में पदस्थ एक पटवारी को लोकायुक्त पुलिस सागर द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लोकायुक्त की इस कार्रवाई से तहसील कार्यालय में हड़कंप मचा रहा। नामांतरण आदेश को कंप्यूटर में दर्ज करने के एवज में 10,000 की रिश्वत की मांग की गई थी। लोकायुक्त टीआई मंजू सिंह ने बताया कि तहसील क्षेत्र के केलपुरा गांव निवासी राहुल राय पुत्र गोपाल राय उम्र 28 वर्ष द्वारा रजिस्ट्री कराने के बाद नामांतरण का आदेश तहसीलदार से करवाया गया था। आदेश को कंप्यूटर में दर्ज कराने के लिए पटवारी कन्हैया लाल मोघिया उम्र 39 वर्ष से राहुल राय लगातार मिन्नतें कर रहा था, लेकिन वो लगातार रुपयों की मांग कर रहे थे। इसी बीच राहुल राय ने लोकायुक्त से संपर्क कर रिश्वत की मांग को लेकर शिकायत की। सागर लोकायुक्त में शिकायत होने के बाद पुलिस ने राहुल को एक टेप रिकॉर्डर दिया जिसमें पटवारी की बातचीत रिकॉर्ड की गई। इसके बाद 10,000 रुपए के केमिकल लगे हुए नोट राहुल को दिए गए, जो बुधवार को पटवारी को देना तय हुआ। बुधवार को सुबह तहसील कार्यालय में जैसे ही पटवारी मोघिया पहुंचे और राहुल राय ने रिश्वत रूपी केमिकल लगे हुए 10,000 रुपए उन्हें थमा दिए। इसी बीच तत्काल ही लोकायुक्त से टीआई मंजू सिंह और अभिषेक वर्मा सहित अन्य स्टाफ पहुंच गया और उन्होंने तत्काल ट्रेप की कार्यवाही कर विवेचना शुरू कर दी। लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच में लिया है। टीकमगढ़ जिले में लगातार करप्शन के मामले बढ़ रहे हैं और ये घूसखोर पटवारी किसानों और गरीब जनता के काम बगैर रिश्वत के नहीं करते। आज के इस लोकायुक्त पुलिस की कार्यवाही से बलदेवगढ़ तहसील में हड़कंप मचा हुआ है। आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। टीकमगढ़ जिले में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला पुलिस कर्मियों के हौसले बढ़ाने को लेकर और उनका सम्मान करने की दृष्टि से जिले में आज पूरी ट्रैफिक व्यवस्था महिलाओं के हाथों में रही। टीकमगढ़ शहर में 10 ट्रैफिक पोवायंत बनाए गए थे, जिसमें एक पोवायंत पर 4-4 महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था और शहर में अकेले 50 महिला पुलिसकर्मी तैनात रही। चौराहों और जिले के सभी पुलिस थानों के बाहर भी महिलाओं को तैनात किया गया था, जिससे महिला पुलिस कर्मियों में खासा उत्साह देखने को मिला। और जब इन महिला पुलिस कर्मियों से पूछा गया तो उनका कहना रहा कि आज महिला दिवस है, जिसको लेकर आज हम लोगों की ड्यूटी ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए लगाई गई। और सभी महिला पुलिस बोली कि हम लोग कमजोर नहीं, अब महिलाएं सशक्त और ऊर्जावान हो रही हैं और सभी क्षेत्रों में पुरुषों से आगे हैं। हम सब अबला नहीं सबला बन गए हैं। टीकमगढ़ जिले में जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे के निर्देशन में आज टीकमगढ़ शहर में 10 ट्रैफिक पोवायंत बनाए गए थे, जिसमें सिर्फ आज महिलाओं को ट्रैफिक व्यवस्थाएं बनाने के लिए तैनात किया गया था, जिसमें मिश्रा तिराहा, पपूरा चौक, गांधी चौक, सेल सागर, अस्पताल चौक, टेगोर हॉल चौक सहित तमाम चौकों पर ये महिला स्पेशल ट्रैफिक व्यवस्था बनाई गई थी और उनके साथ एक महिला टाइगर मोबाइल और 2 महिला पुलिस अधिकारियों को भी तैनात किया गया था। नाम क्या है? मेरा नाम महिला आरक्षक पूजा राठौर है, थाना खड़गापुर में पदस्थ हूँ। आपसे पूछना चाहेंगे, जो आज महिलाओं की यहाँ ड्यूटी लगाई गई हर चौराहों पर, क्या आज क्या है? आज 8 मार्च है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, क्योंकि समाज में हम स्थान दिया गया है महिलाओं के लिए और आज हमारे सभी चौराहों पे सभी महिला आरक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, सभी क्षेत्र में महिलाएं अग्रसर आगे बढ़ती हुई आती दिखाई दी। इसलिए आज ट्रैफिक में हमारी ड्यूटी लगाई गई है इस उद्देश्य से कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं। और क्या संदेश देना चाहती हैं महिलाओं के लिए आप? यही कि महिलाएं आगे सभी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए समाज में नाम रोशन करें। मेरा नाम महिला आरक्षक नीलू दुबई है, मैं ट्रैफिक थाने में पदस्थ हूँ। बताएं, जो आज आप लोगों की हर चौराहे पे ड्यूटी, कितने लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, क्या है? जितनी भी महिला आरक्षक पदस्थ हैं अलग अलग थानों में, बाहर थानों में, देहात थानों में, सबकी आज टीकमगढ़ में अलग अलग पॉइंट पर ड्यूटी लगाई गई है। ट्रैफिक पॉइंट व्यवस्था देखने के लिए आज हमको पदस्थ किया गया है। आज हम महिलाएँ टीकमगढ़ में ट्रैफिक देखेंगे, व्यवस्था देखेंगे। और आज क्या है? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, सबसे आज हमें किया गया है। और महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं आप? महिलाओं के लिए संदेश है कि हम महिला हैं, ये मत समझे, हम सब प्रकार का काम कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, हम घर भी चला सकते हैं और गाड़ी वाड़ी सब हम सब कर सकते हैं, गाड़ियाँ भी चला सकते हैं। आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता।
माझी समाज और जबलपुर मछली विक्रेता संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जबलपुर नगर निगम कमिश्नर आशीष विशिष्ट को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें मछली विक्रेता संघ ने अपनी मांगों से अवगत कराया है। वहीं इस दौरान जबलपुर नगर निगम कमिश्नर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों का निराकरण शीघ्र ही किया जाएगा। ज्ञापन सौंपते समय माझी समाज के अध्यक्ष मोहन कश्यप, जबलपुर मछली विक्रेता संघ के अध्यक्ष अर्जुन सिंगरा और माझी समाज और जबलपुर मछली विक्रेता संघ के पदाधिकारीगण और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती कश्यप मौजूद रहे। वहीं इस संबंध में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती कश्यप का कहना है कि नगर निगम कमिश्नर को समस्या से अवगत कराया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर शीघ्र उचित कार्यवाही की जाएगी। हम आपके साथ है। 2018 का है क्या जी? 2018 का है जी। अपने नगर निगम ने कहा था कि आपको साहब ज्ञापन के बारे में क्या लेके जी यहाँ मिलने आए कमिश्नर साहब से? अभी हम लोग जो है तो कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन देने के आए जी। एक्चुअली क्या है कि 2018 में पहले ये खुला मार्केट लगता था आधार ताल में, मछली मार्केट। वो 2018 में कारपोरेशन में मिस्टर अयाची जो इधर पे थे तो उन्होंने वो ज़मीन जो है तो दी थी, चबूतरा बना के दिया था। और उसके बाद जो है तो वो पाइप वगैरह लगे हैं, बाउंड्री बनी है, तो वहाँ पे मछली मार्केट लगता था। अब उसके बाद जो है तो इनकी नगर निगम की टीम गई और गई तो उन्होंने कहा कि परसों के दिन जो है मतलब आने वाला कल हम आपकी मार्केट को जो है तो इधर से हटा देंगे, नहीं तो आप लोग हट जाओ। अब प्रश्न एक है, वो मछली मारने वाले लोग हैं, रोज़ की मछली आती है, रोज़ वो बेचते हैं, कुछ मार के लाते हैं, कुछ ख़रीद के लाते हैं और उधर पे बेचते हैं, धंधा चलाते हैं और किसी तरीके से अपनी गरीबी में अपना गुजर बसर करते हैं। अब हटा देंगे तो प्रश्न एक है कि जाएंगे कहाँ? तो वही हमारे एडवोकेट एस.के. कश्यप हमसे पहले आ गए तो उन्होंने काफ़ी विस्तार से जो है तो मार्मिक शब्दों में उनको बतला दिया। हमने 3 विकल्प उनको दिए। एक तो यथावत वो, एक विकल्प तो वही है कि यथावत वो रहे, लेकिन अन्य 3 विकल्प ये दिए। एक जो SBI के बाजू में जो आधार ताल वो क्या है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो एक बहुत चौड़ा नाला है, तो उस चौड़े नाले में भैया आप स्लैब डाल दो, उधर पे शेडेड बना दो, खंड बना दो और इन लोगों को जो है तो उधर पे आप व्यवस्था कर दो। एक विकल्प। दूसरा हमने कहा कि जो मिल्क स्कीम के लिए अपन जाते हैं तो जहाँ चौड़ी जगह मिले तो वहाँ पे एक मार्केट बना दो, मार्केट बना के इन लोगों की जो है तो चलवा दो, दुकानें चलें। फिर हमने एक अन्य विकल्प दिया कि जो आधार ताल में हनुमान मंदिर है उसके आगे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के किनारे एक नाला बना हुआ है, तो नाले को पक्का कर दो, उधर पे जो है तो इनके शेड्स बना दो, उधर इनकी मार्केट बना दो। तो हमने ये विकल्प उनको दे दिए हैं। लेकिन एक समस्या और हमने बता दी, होता बिल्कुल एक स्वाभाविक है दरअसल कि जहाँ मछली की दुकान लगती है तो अंडा और मुर्गी वाले आ जाते हैं और फिर उसके बाद जो है तो वो मटन वाले भी आ जाते हैं। और जब ये आ जाते हैं तो स्वाभाविकतः फिर वो हरी धनिया प्याज लहसुन वाले आ जाते हैं, वाला अपने आप मार्केट बन जाता है। जो आधार ताल में जो इतना बड़ा मार्केट जो बना है वो केवल मछली वालों की वजह से ही बना है कि मछली लेते हैं या अंडा मुर्गी मटन लेते हैं तो उसके साथ कुछ तो लेना पड़ेगा। तो ये है तो उनको बतलाया है, तो उन्होंने कहा कि हम इसका निरीक्षण करवा लेते हैं। तो हमने उनको बोला है कि जब तक आप विकल्प नहीं बना देते तब तक जो है तो उनको हटाने की आप बात ना करें। तो उसके लिए वो सहमत हो। क्या आश्वासन दिया अभी? सहमत हो गए हैं, सहमत हो गए कि हम तब तक नहीं हटाएंगे जब तक कोई विकल्प नहीं बना देते। नगर निगम आयुक्त जी को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हमने जो जबलपुर मछली व्यापारी संघ उसके माध्यम उसको पिछली बार नगर निगम द्वारा आधार ताल में एक मार्केट आवंटित किया गया था 2018 में 2 फरवरी को,
जिसको निरंतर साफ़ सुथरा और सोशल डिस्टेंसिंग का और स्वच्छता का पालन करते हुए मार्केट का संचालन किया जा रहा था। पिछले दिनों नगर निगम के अधिकारियों द्वारा उस मार्केट को अलग करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके लिए आज हम लोग ने नगर निगम आयुक्त जी को ये ज्ञापन सौंपा है कि उस मार्केट को यथावत रहने दिया जाए या फिर उसके लिए एक वैकल्पिक जगह स्थान दिया जाए, और जब तक वो स्थान हम लोग को नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग को वहाँ मार्केट में मछली की दुकानें लगाने की अनुमति दी जाए। जय गणेश सोंदिया, अध्यक्ष माझी समाज युवा संगठन। मोहन कश्यप, अध्यक्ष माझी समाज जबलपुर। आज हम लोग हमारी समाज की जो मछली विक्रेता संघ है उनकी दुकानों को हटाने के लिए नगर निगम से नोटिस जारी किया गया था, लेकिन जो दुकान भी नगर निगम में हम लोग को दी थी, आज हम लोगों ने कमिश्नर से बैठ कर उनकी पूरी अपनी व्यथा बताई। उन्होंने हम लोगों की बातों से सहमत हुए और जब तक वो कोई विकल्प नहीं ढूंढ लेगी तब तक हमारी दुकान वहीं लेगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जबलपुर के नगर निगम कार्यालय में अस्थायी रूप से नगर पथ विक्रय समिति का उद्घाटन किया गया। जबलपुर नगर पथ विक्रय समिति के सदस्य शशिकांत सोनी द्वारा फीता काटकर अस्थायी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यालय के माध्यम से स्ट्रीट वेंडरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम स्वाद निधि योजना के तहत माइक्रो फाइनेंस के जरिए स्ट्रीट वेंडरों को लाभ दिलाया जाएगा। वहीं स्ट्रीट वेंडरों को लगातार पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लाभ दिया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी नेता और नगर पथ समिति के सदस्य शशिकांत सोनी ने बताया कि स्ट्रीट वेंडरों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लंबे समय से नगर निगम आयुक्त से स्थायी कार्यालय की मांग की जा रही थी, पर निगम आयुक्त द्वारा इस और किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिसको देखते हुए समिति ने खुद ही अपना अस्थायी कार्यालय नगर निगम के प्रांगण में आज से शुरू कर दिया है, जिससे स्ट्रीट वेंडरों की समस्याओं का समाधान इस कार्यालय के माध्यम से किया जाएगा। लंबे समय से कार्यालय न होने से पथ विक्रेता यहाँ वहाँ परेशान होते दिखाई दे रहे थे, जिसको देखते हुए अस्थायी कार्यालय नगर निगम के प्रांगण में आज से शुरू किया जा चुका है। आज जबलपुर नगर निगम परिसर में नगर विक्रय समिति का अस्थायी कार्यालय बनाया गया। स्थायी कार्यालय की काफ़ी दिनों से हम लोग मांग कर रहे हैं निगम महोदय से, किंतु जगह नहीं होने के कारण हमने मजबूरी में हमारी समिति के सदस्यों ने अस्थायी कार्यालय बनाया है। साथ ही जबलपुर शहर के पथ विक्रेता बंधुओं से मैं आग्रह करता हूँ कि स्वच्छता की तरफ ध्यान देते हुए स्वच्छता पे ध्यान दें। जहाँ भी दुकानें लगा रहे हैं रोडों से थोड़ा सा किनारे करके चलें, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो पीएम स्वनिधि योजना चालू की है उसके तहत 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये तक के जो लोन शासन दे रही है उसका भी वो लाभ उठाएं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वो सभी जोन कार्यालयों में जाकर अपना पंजीयन कराएं या ऑनलाइन पंजीयन करा के जो है उसका लाभ भी ले सकते हैं। आपको कायदे से नगर निगम को कार्यालय देना चाहिए। नगर निगम में आप लोग स्थायी कार्यालय मांग तो हम काफ़ी समय से हम लोग कर रहे हैं, किंतु अब निगम आयुक्त महोदय का कहना है कि अभी स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, अभी नहीं दे पाएंगे। तो चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि पथ विक्रेता बहुत परेशान है, जगह जगह उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, सारी चीज़ें, तो उनको भी विस्थापित करना नगर विक्रय समिति का काम है कि अनुशंसा करके निगम महोदय को हम भेजें, उनको भी विस्थापित करें। शशिकांत सोनी, सदस्य नगर विक्रय समिति जबलपुर नगर निगम। लोन, ये जो पथ विक्रेता है इसमें कितनी फैसिलिटी दी गई है लोन के लिए? नगर पथ विक्रय समिति में 10,000 रुपये की लोन की फैसिलिटी दी गई है। उसे धीरे धीरे 10-12 किस्तों में चुकाना है और इसके उपरांत ये 20,000 हो जाता है। तुरंत तत्काल चुकने के लगभग 15 दिन के अंदर 20,000 का लोन भी तुरंत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार लोन दे देती है आत्मनिर्भर भारत के लिए। उसमें अब हम लोगों ने तो यहाँ आज जो पथ विक्रय समिति का कार्यालय अस्थायी रूप से खोला है, ये राजपत्र में दर्शाया गया है कि नगर विक्रय पथ समिति का कार्यालय नगर निगम में होना चाहिए। एक कार्यालय के लिए जगह मुहैया कराई जानी चाहिए, लेकिन आयुक्त महोदय को कई बार ज्ञापन दिए, उनसे बात की, लेकिन उन्होंने उस बात का कोई ध्यान नहीं दिया और हमारा जो पथ विक्रेता है वो बहुत परेशान है। उसको भटकना पड़ता है अपनी समस्याओं को लेकर, जब चूँकि कोई कार्यालय नहीं होने के कारण वो परेशान होता है। इसलिए हम लोगों ने अस्थायी नगर निगम में अस्थायी नगर पथ विक्रय का कार्यालय अस्थायी रूप से खोला है। इसमें सारे पथ विक्रेताओं की जन समस्याओं को सुनेंगे, उनके सारी जन समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण करेंगे। आप हम भी बीजेपी के व्यापारी भी हैं और प्रकोष्ठ में भी हैं, तो किस तरह के लोगों को परेशानी है?
हमारे सभी समस्त व्यापारियों को परेशानी आती है, जो पथ विक्रय से संबंधित, जो ठेला चलाने वाले हैं, जो फुटपाथ पर व्यापार करने वाले हैं, इन सबको परेशानियाँ आती हैं। इनकी हर समस्याओं, कोई अपनी समस्याओं को लेकर कहाँ जाएं, इनके पास कोई स्थायी कार्यालय ना होने से ये आए दिन परेशान होते हैं और भटकते रहते हैं। इसलिए अस्थायी कार्यालय खोलने का उद्देश्य यहाँ हम लोगों ने सिर्फ इसलिए अस्थायी कार्यालय खोला कि जब तक नगर निगम हमें कहीं स्थायी कार्यालय नहीं दे देती है, हमारा ये अस्थायी कार्यालय चलेगा। और नगर विक्रय समिति में हम भी सदस्य हैं, हमारे साथ पुरुषोत्तम गुप्ता और शशिकांत सोनी तीनों सदस्य हैं नगर विक्रय समिति में। ठीक, थैंक यू। कुशवाहा है। फिर से बताएं नाम। मेरा नाम रश्मि कुशवाहा है। यहाँ क्यों आए? यहाँ पे हम एक छोटा सा लोन लेना चाहते हैं और ये जो नगर पथ विक्रय है, इससे हमारी काफ़ी महिलाओं की मदद हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। कि किस तरह से मदद होती है? किस तरीके से, जैसे अगर हमारा छोटा सा भी, अगर हम घर में भी शॉप खोले हैं तो वो नहीं चल पाता है, तो हम इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, कुछ भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक कितना लाभ मिला आपको? अभी हम पहली बार यहाँ पे आए हैं। किस काम के लिए आए हैं? क्या खोलना चाहते हैं? हमारी एक कपड़े की दुकान है जो हम अभी घर से ही चला रहे हैं, तो अभी हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उसमें और भी कपड़े रखना चाहते हैं, तो इससे हमारी लोन यहाँ पे मिल सकता है? अभी इसकी जानकारी नहीं है हमें। बारिश, तीवर और पानी की पाइपलाइन के लिए हुई खुदाई में जर्जर हो चुकी कोलार रोड को एनटीबी के लोन से 6 लेन कंक्रीट रोड बनाया जाएगा। भोपाल की ये पहली 6 लेन कंक्रीट सड़क होगी। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में गिद्धों के व्यवहार और रहवास के मामले में प्रामाणिक जानकारी जुटाने में देश में पहली बार अनूठी पहल हुई है। यहां गिद्धों को पकड़कर जीपीएस टैगिंग की जा रही है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अच्छा इलाज मुहैया कराने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन अफसरों की आपसी खींचतान के चलते कई योजनाएं अमल में नहीं आ पा रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अब नाटो की सदस्यता नहीं लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो 2 अलग-अलग रूसी समर्थक क्षेत्र की स्थिति पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का $5 ट्रिलियन वाली जीडीपी का सपना पूरा होना और मुश्किल है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पूर्णेश मोदी ने कहा है कि नाथूराम गोडसे का भाजपा और आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया गया कि सत्तारूढ़ भाजपा का नाथूराम गोडसे को लेकर नरम रुख है। कारोबारी और कांग्रेस की मौजूदा अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आयकर विभाग ने बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि उन्होंने 11 साल में 106 करोड़ रुपए की आय को छिपाया है। दिल्ली एनसीआर में बदले मौसम के बाद वायु गुणवत्ता स्तर बेहद खराब हालत में पहुंच गया है। इसका असर मंगलवार को दिन की शुरुआत के साथ ही साफ नजर आया। सुबह के वक्त मार्गों पर एक धूल और धुएं जैसी चादर देखने को मिली। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना स्टारर मिशन मजनू की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। इस बात की जानकारी मेकर्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक नया पोस्टर शेयर कर दी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन ने शाकिब को मानसिक रूप से परेशान तक बता डाला। शाकिब अल हसन ने कहा था कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं और दक्षिण अफ्रीका के आगामी दौरे में खेलने के लिए तैयार नहीं हैं। आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर दोनों पार्टियों के खेमे में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं जबलपुर के मालवीय चौक में आम आदमी पार्टी ने हलवे का वितरण किया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में एलईडी लगाकर चुनाव नतीजे के प्रसारण की व्यवस्था की गई। वहीं इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखा गया। आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि ये जीत पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के कमलेश अग्रवाल का कहना है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर्फ विकास के मुद्दे और भूमाफियाओं के खिलाफ चुनाव लड़ा गया था। बीते 5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सिर्फ विकास कार्य को महत्व दिया है, जिसका परिणाम आज सामने है। आज आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से जीत होने जा रही है और ये जीत केवल आम जनता की जीत है, काम की जीत है, अरविंद केजरीवाल के काम की राजनीति की जीत है। और आने वाले समय में जो भी राजनीतिक पार्टी काम करेगा वही जीतेगा, क्योंकि पंजाब की जनता ने ये पूरे देश को बता दिया है कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई आम आदमी पार्टी में चल रही है वह लड़ाई अब पूरे देश में आगे बढ़ने को तैयार है। और ये लड़ाई हर उस राजनीतिक पार्टी को काम करना पड़ेगा, तभी वो जीतेंगे। ये पंजाब की जनता ने
दिखा दिया है। पूरे देश को पंजाब की जीत की ढेरों बधाइयाँ। आम आदमी पार्टी, आशीष सिंगरा, जबलपुर। आज देश के 5 राज्यों के जो परिणाम आए उसमें साफ दिखने के लग गया है कि ईमानदार और काम की राजनीति, अरविंद केजरीवाल की राजनीति चलेगी। पंजाब की जनता को मैं बधाई देता हूँ, पंजाब के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। वहाँ के सह प्रभारी राघव चड्ढा की मेहनत आज काम लाई कि 117 में से 90 सीटों पे आगे चल रहे हैं। अभी तो हमने दिल्ली जीता 3 बार, पंजाब जीता, उत्तर प्रदेश की तरफ हमने संगठन तैयार हो रहा है, गोवा में जा रहे हैं, उत्तराखंड में जा रहे हैं। अब इसके बाद मध्य प्रदेश की बारी है। आने वाले चुनाव जितने भी हैं, पंचायत के चुनाव हो या नगर निगम के चुनाव हो या 2023 का विधानसभा चुनाव है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हम पूरी ताकत से मध्य प्रदेश में लड़ेंगे। और निश्चित ही जो देश में बदलाव की राजनीति हो रही है वह शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की अरविंद केजरीवाल की उन्हीं के नाम पे और दिल्ली के मॉडल पे हम चुनाव लड़ने जाएंगे। जी बताइए, यूपी में एक बड़ी जीत। आज यूपी के लिए ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि आज हमारे योगी जी के नेतृत्व में यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से यूपी में चुनाव हुए, यूपी में चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर और माफिया को ख़त्म करने के मकसद से हुए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से योगी जी ने 5 साल में वहाँ का विकास किया उत्तर प्रदेश का, और जो माफिया राज को ख़त्म किया, आज आपने देखा होगा कि महिलाओं का वोट प्रतिशत ज़्यादा रहा। उसका कारण ये था कि क्योंकि महिलाएं वहाँ सुरक्षित हैं, वहाँ पे हर व्यापारी सुरक्षित है। यदि इस प्रकार से काम कोई भी मुख्यमंत्री करता तो निश्चित रूप से जनता भी उसको आशीर्वाद देती है। आज हम सभी लोग बहुत ही खुशी हैं और आज सभी लोगों ने, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं ने आपस में मिलकर इस खुशी को आपस में मिला है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से यूपी में सरकार हमारी बनी है, निश्चित रूप से हमारे योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। और आने वाले जो भी केंद्र के चुनाव होंगे उसमें भी हमारे यूपी का फैक्टर चलेगा। जिस प्रकार से अभी हमारे 4 प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, उसी प्रकार से आने वाले समय में भी केंद्र में हमारी सरकार बनेगी और इसी प्रकार से हम जनता के बीच में जाके विकास के काम करेंगे। आज यूपी में जीत और जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव यूपी में हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तय था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और महिलाओं में काफ़ी उत्साह था। जबलपुर संस्कारधानी में भी काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है और ये पहले से ही तय था कि मोदी जी तो है ही, घर घर मोदी, हर हर मोदी का नारा तय था। लेकिन यूपी में भी ये तय हो गया है कि घर घर योगी, हर हर मोदी, बिल्कुल ये चिन्हित है। और जिस तरीके से माहौल आप हर तरह पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि योगी जी यूपी में जो अपनी सरकार बना रहे हैं और वो पहले से ही तय था और महिलाओं का काफ़ी उनको सपोर्ट मिला। और जिस तरीके से उन्होंने यूपी में काम किया है, तो कितना भी लोग कहते हैं कि नई यूपी में सरकार नहीं बन रही है, लेकिन आ रही है और केंद्र में भी हमारी सरकार है ही है और मोदी का जादू फिर चल गया है, यही बोलेंगे अपन। धन्यवाद। अर्चना। राजधानी में गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर तक निर्माणाधीन फ्लाईओवर के 91 पिलर में से 60 तैयार हो गए हैं। इसमें से 5 पिलर पर 25 गर्डर भी बिछ गए हैं। इन 5 पिलर पर डेक स्लेब बिछाने और आगे के 5 पिलर पर गर्डर बिछाने का काम अगले सप्ताह शुरू हो जाएगा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने 2022 की यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की घोषणा कर दी है, जो अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। इस दौरान एक दिन में 20,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, जो बालटाल और चंदनवाड़ी दोनों रास्तों के लिए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 और 12 मार्च को गुजरात का 2 दिवसीय दौरा शुरू हो चुका है। एयरपोर्ट 9 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद पीएम मोदी बीजेपी ऑफिस कमलम में मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। भाजपा कार्यकर्ता पहली बार केसरिया टोपी पहने नजर आ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 16वां दिन है। रूसी सेना कीव के और करीब पहुंच गई है। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर बायोलॉजिकल और केमिकल हथियार तैयार कर रहा है। जवानों की कमी को देखते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद चिंतित है और अनिवार्य सेना भर्ती खोल दी है, जिसके तहत यूक्रेन के लिए 1 लाख नई भर्तियां होंगी। यूपी सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों में कांग्रेस की सफाया होने के बाद राहुल और प्रियंका गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस शासित पंजाब भी हाथ से फिसलने के बाद पार्टी के भविष्य को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। नोएडा आने वाले मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है। इस मिथक को तोड़ने में योगी आदित्यनाथ सफल हुए हैं। उन्होंने 3 दशक पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अपने कार्यकाल के दौरान बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 बार से ज्यादा यहां आए।
5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कद बढ़ गया है। आईपीएल 2022 के शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डेविड वार्नर टूर्नामेंट के शुरुआती 4 से 5 मैचों में नहीं खेलेंगे। वार्नर फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ पाकिस्तान के दौरे पर हैं। ऋतिक रोशन स्टारर फाइटर की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। ये फिल्म 28 सितंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस बात की जानकारी खुद ऋतिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर दी है। आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। छतरपुर में यूपी सहित 4 प्रदेशों में भाजपा की सरकार बनने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने यूपी की तर्ज पर जेसीबी लाकर छत्रसाल चौराहे पर नरेंद्र मोदी और योगी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जब जश्न मनाया और युवा मोर्चा और जिला भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी में लगातार 2 बार योगी सरकार बनी है, जिस पर हर्ष जाहिर करते हुए भाजपा ने जश्न मनाया और जमकर नारेबाजी भी की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के जो सरकारें निरंतर बढ़ती हुई जा रही हैं और हमारे आज 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आदरणीय मोदी जी का समाजवाद, जातिवाद, वंशवाद प्रथा को ख़त्म करने के इस नारे को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सरकारें जो बन रही हैं उन्हीं विचारधाराओं को आगे बढ़ाने की खुशी में भारतीय जनता युवा मोर्चा आज छत्रसाल चौराहे पे पटाखे फोड़कर जश्न मनाने। आप बुलडोजर साथ लेके आए हैं, क्या स्टेट जो आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से गुंडागर्दी, जातिवाद के माध्यम से लोगों का शोषण, इस व्यवस्था को जो योगी जी ने बुलडोजर के माध्यम से ख़त्म किया है, उसी की खुशी के लिए हम लोगों ने आज ये बुलडोजर यहाँ खड़ा किया है। खुशी का पूरा श्रेय जाता है योगी जी, हमारे सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ कार्य किया है, जो पूरे देश का विकास किया है, उसी का आज ये परिणाम है। 4 राज्यों में हमारी सरकार बनने कैसे प्रदर्शन किया है आपको? ये हमारा प्रदर्शन तो एक खुशी का माहौल है। इसमें हम लोगों ने आगे पूरे आपस में मिठाइयाँ बांटी, मिठाइयाँ खिलाई और बुलडोजर को भी दिखाया, जहाँ उत्तर प्रदेश में जो हमारे योगी जी ने एक संदेश दिया था, उस संदेश को पूरे रूप देने का आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। यूक्रेन पर रूस के द्वारा किए गए हमले को लेकर वहां पर पढ़ रही टीकमगढ़ की मेडिकल छात्रा दिव्यांशी ने यूक्रेन के युद्ध के बारे में आंखों देखा हाल लोकोत्तर न्यूज को बताया और कहा कि अब हम अपने वतन आकर सुरक्षित हुए। टीकमगढ़ जिले की लेडी डॉक्टर मांडवी साहू की छोटी बहन जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, जिन्होंने हमें बताया कि कब और कैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला कर युद्ध छेड़ा और वहां पर ये किस तरह असुरक्षित रहीं। दिव्यांशी ने बताया कि रूस ने अचानक तड़के 3 बजे यूक्रेन पर हमला कर बमबारी शुरू कर दी थी और हम लोगों को सुबह 5 बजे पता चला था और जब हमारे दोस्तों ने इस घटना को सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जब हम लोगों ने अपने अपने हॉस्टलों से देखा तो बमबारी की तेज आवाजें आ रही थी और आसमान में प्लेन ही प्लेन दिखाई दे रहे थे। वहीं दिव्यांशी ने बताया कि हम लोगों ने युद्ध को देखते हुए खाने पीने के सामान का स्टॉक बनाने जब बाजार गए तो वहां पर काफी लंबी लाइन लगी थी और सामान का देना बंद हो रहा था और एटीएम में पैसे खत्म हो गए थे और पूरे यूक्रेन में दहशत का माहौल हो गया था। लगातार बम धमाके बढ़ते जा रहे थे जिससे हम लोग घबराए हुए थे। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। चारों ओर आग की लपटें ही लपटें दिखाई दे रही थी और मातम का माहौल था। हम सभी बच्चे अपनी हिम्मत दिखाकर अपने हॉस्टल से पास में मेट्रो स्टेशन के बंकर में जाकर पढ़ा ली। इस बंकर में धीरे धीरे 300 बच्चे हो गए थे। वहां पर कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था, ना प्लेन की व्यवस्थाएं और ना ही ट्रेन की। सभी बच्चे परेशान थे और तो और 21,000 किराए की जगह पर बच्चों से 61,000 रुपये किराया वसूल कर लूट मचाई जा रही थी बच्चों के साथ, जिस कारण काफ़ी बच्चे नहीं आए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि एटीएम ने पैसे देना बंद कर दिए थे। हम लोगों को लग रहा था कि कैसे भी कीव छोड़ना है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा था, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमले हो रहे थे, जिसमें वहाँ पर जान खतरे में थी क्योंकि रूसी सेना ने कीव को चारों ओर से घेर लिया था। जैसे तैसे ट्रेन की व्यवस्था की मगर उसमें ज़्यादा भीड़ थी और उससे यूक्रेन के लोगों को बिठाया जा रहा था, मगर फिर भी ट्रेन में घुस गई और 8 घंटे बगैर खाने पीने के फ्लाइट तक पहुँची, अपने वतन आ सकी और आज अपने घर आकर सेफ हुई। न यहाँ पर कोई बम धमाका और ना ही आग की लपटें। दिव्यांशी बहुत ही डरी हुई हैं और सहमी हुई थी। उनका कहना था कि अब वो कभी यूक्रेन नहीं जाएंगी।
टीकमगढ़ जिले की ओर से छात्रा मानसी विश्वकर्मा भी यूक्रेन से वापस लौटी। पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे ने दिव्यांशी और मानसी का पुष्प गुच्छों से स्वागत कर दोनों लड़कियों का हौसला बढ़ाया। हालात देखे वहाँ पर काफ़ी घबराई हुई थी और काफ़ी इन लोगों को अपने आप में को सुरक्षित रखने के लेकर काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ी और जैसे तैसे ये लौट के वहाँ से यूक्रेन से वापस लौट के आई हैं। आज हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इतना समय उनका यूक्रेन में, जहाँ पर रूस और यूक्रेन पर जो बमबारी हो रही थी, कैसा समय बीता और कैसे यहाँ पर अपने इंडिया आकर आज कैसा महसूस कर रही हैं। दिव्यांशी जी, पूछना चाहूँगा कि कब आप लोगों को मालूम चला कि कैसा क्या मतलब जो यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला किया, कैसे वहाँ के हालात रहे? ये 24 की मॉर्निंग को सुबह आई थिंक 2-3 बजे के समथिंग हमला हुआ है और हम लोगों को 5-6 बजे के समथिंग पता चला। तो हमारे दोस्तों का फ़ोन आया, हमने सोशल मीडिया चेक की तो फिर हमें पता चला कि यूक्रेन पे हमला हो चुका है। फिर हमने 7 बजे के समथिंग अपनी खिड़की से देखे तो हमें फाइटर प्लेन्स जाते दिखे और हमें बम धमाके की आवाज़ें आने लगीं। तो हमें समझ में आ चुका था इस समय तक कि अब हमारे यूक्रेन पे हमला हो चुका है। उसके बाद हम लोग सुपरमार्केट भागे कि वह सिचुएशन के लिए अपने पास सामान ले रखे हम 8-10 दिन के लिए। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें थी। वहाँ पे हम लोगों ने 2-3 घंटे तो हमें शॉपिंग के लिए लगे, उसके बाद हमें 2-3 घंटे ही बिलिंग के लिए लगे क्योंकि लंबी लाइनें इतनी ज़्यादा लंबी थी। आपको हर जगह पे ATM के लिए भी आपको लंबी लाइनें रहेंगी। ATM में कैश भी ख़त्म हो चुका था। जो मेडिकल थे वहाँ पे भी लंबी लाइनें लगी थी और फिर शाम होते होते तक चीज़ें वहाँ पे और क्रिटिकल होती रहीं, वह सिचुएशन होती रही। हम लोग को बम धमाके की आवाज़ें और आने लगी। जो यूक्रेनियंस हम लोग की वहाँ पे बिल्डिंग्स में रहते थे वो अपना घर छोड़ के सेफ साइड जाने लगे, पोलैंड की तरफ जाने लगे या जो यूक्रेन से अलग डायरेक्शन है। अब ये बताइए कि आपने जो वहाँ पर जो बम धमाके हुए, बिल्डिंगें ध्वस्त हुई, मौत का मंजर हुआ, कहीं ऐसा देखा कि आपके सामने कोई बिल्डिंग गिरी हो, लोगों की मौतें हुई हों? लोगों की मौतें नहीं, पर हमने कुछ बम धमाके देखे। हम लोगों ने आग की लपटें देखी। जब मैं अपने हॉस्टल गई थी तो वहाँ पे उसके सामने ही बम ब्लास्ट हुए हैं तो हम लोगों ने वो लपटें अपनी आंखों से देखी हैं। तो आप लोग वहाँ से कैसे सुरक्षित, वहाँ से बंकर में कैसे, कहाँ पहुँचे, कौन ले गया, कैसे पहुँचे यहाँ पर हॉस्टल से? जो भी किया वो बच्चों ने खुद ही किया। मैं फ्लैट में रहती थी। जैसे मैंने बताया कि 24 तारीख की रात की सुबह ही हमला होने लगे। शाम होते होते हमें समझ में आ गया था कि हम अपनी रात अपने यहाँ पे नहीं गुजार सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने बंकर और जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होते हैं हम लोगों ने वहाँ जाने का फ़ैसला किया। हम लोगों ने फिर 3-4 बजे समथिंग हम वहाँ पे चले गए और पूरी धीमे धीमे वहाँ पे जनसंख्या बढ़ती गई और लगभग 300 बच्चे हॉस्टल में थे। तो आप लोग जो बंकर में रहे, कौन से स्थान पर बंकर पर रहे यूक्रेन में, अपने आप को सुरक्षित रखा? जी, मैं जहाँ पे यूक्रेन में रहती हूँ जिस स्ट्रीट में, उसके पास एक मेट्रो स्टेशन है, खार्किव का मेट्रो स्टेशन, तो मैंने अपनी रात वहीं गुजारी थी। इसके पहले यूक्रेन ने, मतलब जो प्रशासन है, सरकार ने कभी लोगों को चेताया नहीं कि युद्ध होने वाला है, आप लोग अभी आप इंडिया चले जाओ, कुछ ऐसा? सरकार ने ये एक वो सिर्फ मतलब जो इंडियन एम्बेसी है उनने एडवाइजरी जारी की थी। उनने हम लोग की क्लासेस, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड रहता है, हमें अगर हम अपनी क्लासेस छोड़ते हैं तो हमें वहाँ पे पर घंटे के हिसाब से पैसा देना पड़ता है। तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे कि अगर लग रहा है तो हम 16 तारीख को या 15 तारीख को अपनी फ़्लाइट बुक करके इंडिया आ जाएं, क्योंकि अगर हमने वहाँ पे क्लासेस छोड़ी तो हमें पैसा देना पड़ेगा। तो हम अपनी क्लासें नहीं छोड़ सकते थे। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने 3 चार्टर्ड फ़्लाइटें भेजी वहाँ पे, पर आप खुद समझिए वहाँ पे 3 चार्टर्ड फ़्लाइट थी। एक फ़्लाइट में 350 बच्चे आ सकते हैं, वहाँ पे 20,000 बच्चे हैं और उसका जो पैसे थे वो नॉर्मली 21,000 होता है, लेकिन जो सरकार ने जो भी वहाँ पे फ़्लाइटें भेजी उनका 60,000 था, मतलब कि नॉर्मल फ़्लाइट से 3 गुना। तो ये एक गलत बात है, क्योंकि जब बच्चे वहाँ पे फंसे हैं तो आपको पैसा नहीं बनाना चाहिए, आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो फिर इसलिए बहुत सारे बच्चे वहाँ से नहीं आए, क्योंकि फ़्लाइटों के रेट 3 गुने थे, तो उन्होंने कहा हम इस रेट में क्यों जाएँ। तो आपने जैसे इतने दिन अभी रूस और यूक्रेन में जो बमबारी हो रही है, युद्ध हो रहा है, ये मंजर कितने दिन देखा आपने अपनी आँखों से? सो जितने दिन हम रहे वहाँ पे उतने दिन चला, अभी भी चल ही रहा है। हम लोग बस कैसे ही करके अपनी जान बचा के भागे हैं। मैं मेन सिटी कीव में थी, जो कि कैपिटल है यूक्रेन की। तो 24 तारीख को ये स्टार्ट हुआ, 27 तारीख तक उन लोगों ने कीव को ऑलमोस्ट हर जगह से घेरना चालू कर दिया था। हमारे लिए निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इंडियन एम्बेसी सिर्फ एडवाइजरी जारी कर रही थी। वो कहते थे कि हम आपके लिए ट्रेन का अरेंजमेंट करेंगे, हम आपके लिए बसेस का अरेंजमेंट करेंगे, पर वहाँ पर कोई अरेंजमेंट नहीं था। फिर हमें समझ में आ गया कि एम्बेसी कुछ नहीं करेगी और कीव की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे थे। हम लोग रातों में सो नहीं पाते थे। फिर हम लोगों ने 27 तारीख की मॉर्निंग को अपना हॉस्टल छोड़ा, रेलवे स्टेशन पहुँचे वॉक करके, क्योंकि सब कुछ बंद चल रहा था वहाँ पे। 2 घंटे हमें पहुँचने में लगे। उसके बाद वहाँ पे रेलवे स्टेशन पहुँचे, वहाँ पे ट्रेन का कोई शेड्यूल नहीं था।
9-10 बजे की ट्रेन वहाँ पे 2 बजे आई। उसके बाद वो पहली ट्रेन थी, क्योंकि हमारे मन में था बस हमें कीव छोड़ना है कैसे भी, तो ट्रेन कहीं पे भी जाए हम उसमें बैठ जाएंगे, पर हमें कीव छोड़ना है। तो जो पहली ट्रेन आई उसमें सब भर गए, बच्चे बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, यूक्रेनियन सिटीजन्स भी थे, तो वो प्रेफरेंस यूक्रेनियंस को दी जा रही थी, इंडियंस को और फॉरेनर्स को नहीं दी जा रही थी। 8 घंटे की ट्रेन की जर्नी थी। उसके बाद वो हम लोगों ने पूरे खड़े खड़े ट्रैवल की, ना वहाँ पे कोई खाने की व्यवस्था, ना ही कोई पानी पीने की व्यवस्था थी। तो जर्नी ऐसे हम लोगों ने अपनी शुरू की। आज कैसा महसूस कर रही हैं आप, अपने वतन वापस आ गई? अब बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब हम अपने आप को सेफ़ फील कर रहे हैं कि हम अब हमारे, अगर मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे कोई सायरनों की आवाज़ नहीं आती है जिससे मुझे अंडरग्राउंड होना पड़े, या मुझे अब अपनी जान का खतरा नहीं लगता है यहाँ पे। तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही ये थी दिव्यांश साहू का कहना रहा कि कीव में अपने आप को काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रही थी, जहाँ बम धमाकों की आवाज़ आ रही थी और चारों ओर हेलीकॉप्टर्स जो है यूक्रेन के ऊपर हमले कर रहे थे, और कैसे जैसे अपनी जान बचा के है वहाँ पर बंकरों में छुपने के बाद यहाँ पर आज इंडिया लौटी हैं। ये काफ़ी अपने आप को काफ़ी प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न है। का कहना रहा कि आज उनकी जान बच गई है और अपने वतन आ गई हैं। रहा पढ़ाई का सवाल, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार इनके लिए प्रयासरत है कि जो इनकी जो बकाया जो उनका जो भी इनकी समय बचा है डिग्री का, उसको निश्चित तौर पर इंडिया में ही पूरा करने का भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ सूर्य प्रकाश गोस्वामी, लोकोत्तर न्यूज, टीकमगढ़। आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। टीकमगढ़ जिले में विश्व का अनोखा और चमत्कारिक शिवलिंग है जो सैकड़ों साल पहले जमीन से प्रकट हुआ था, जो हर साल मोटा और लंबा होता है। ये शिवलिंग पंचमुखी है, जिसके दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर होते हैं, जो टीकमगढ़ जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर ललितपुर हाईवे पर कुंडेश्वर में विराजमान है। इस अनोखे शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में लोग और मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जहां पर आज मंदिर है वहां पर किसी जमाने में एक विशाल पहाड़ी हुआ करती थी और इस पहाड़ी पर खटीक जाति के लोग निवास करते थे। विश्व के इस अनोखे शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में बुजुर्गों का कहना रहा कि यहाँ पर कुंडेश्वर में जहाँ पर मंदिर है, एक पहाड़ी हुआ करती थी। पहाड़ी पर खटीक समाज के लोग निवास करते थे। यहाँ पर एक वृद्ध महिला ओखली में धान कूट रही थी। कूटते उस ओखली में खून आ गया तो महिला घबरा कर अपनी बस्ती में लोगों को लेने पहुंची कि यह क्या चमत्कार हो रहा है। जब यहाँ पर लोगों को कुंडा ढक के लोगों को बुलाने गई महिला, और जब वापस लौट के आई तो देखा वहाँ पर ये छोटा सा शिवलिंग प्रकट हुआ था। तभी से आप देख सकते हैं ये शिवलिंग है। शिवलिंग पहले काफ़ी छोटा था, लेकिन अब इतने सालों में सैकड़ों वर्षों में यह शिवलिंग मोटा भी होता है और उसकी लंबाई बढ़ रही है। तो यह विश्व का अनोखा चमत्कारी शिवलिंग है। यहाँ पर जो लोग भी आते हैं उनकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ सूर्य प्रकाश गोस्वामी, लोकोत्तर न्यूज, टीकमगढ़। एक दिन एक बुजुर्ग महिला ओखली से धान कूट रही थी, तभी ओखली में खून की धार निकलने लगी तो ये महिला घबरा गई और ओखली पर एक मिट्टी का कुंडा ढककर बस्ती के लोगों को लिवाने गई। और जब बस्ती के लोग आए और कुंडा उठाकर देखा तो उसमें एक छोटा सा शिवलिंग प्रकट हो गया था। तभी यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाया गया और पहले इनका नाम कुंडा देव था और अब इनका नाम कुंडेश्वर भगवान हो गया। यहाँ बस्ती हुआ करती थी, बताते हैं बस्ती हुआ करती थी तो एक महिला जो है धान कूट रही थी। धान कूटते समय उसके चावल जो है खून में लपट गए तो एक मिट्टी का कूड़ा रखा हुआ था। कूड़े से वो महिला उखड़ी को ढाँक करके पुड़ा पड़ोस में गई सबको लवाने के लिए। तब तक शंकर जी प्रकट हो गए। सही नाम इनका है कूड़ा देव। और जो है 37 में यहाँ पर महाराज बीसी ने खुदाई करवाई थी तो 25 फुट नीचे तक खुदाई करवाई गई थी। ये 25 फुट नीचे तक शिवलिंग निकला था, 7 जलाई निकली थी। तो जैसे ही शंकर जी बड़े और मोटे हुए तो अपने आप जलारी खंडित होती गई। ये 8वीं जलारी पहने हुए हैं। शंकर जी बढ़ते हैं और मोटे भी होते हैं। इनका कोई पता नहीं। ये 1200 ऊषा के पूजने वाले शंकर जी हैं। ओरछा राम राजा से पहले शंकर जी यहाँ पर प्रकट हो गए थे। तो ये साक्षात हैं और साक्षात प्रकट हुए। अभी जो है कल देखिए महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। शंकर जी का विवाह का उत्सव मनाया जाएगा विधि विधान से। वेद रीति के साथ शंकर जी का विवाह का उत्सव मनाते हैं। जब पूरी रात जागरण होता है। बाहर से बुंदेलखंड से लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। आज जो है भगवान को जो है हल्दी चढ़ेगी, तेल चढ़ेगा। कल जो है मंडप होगा शंकर जी का और परसा जो है 1 मार्च को विवाह होगा शंकर जी का। तो विवाह की उत्सव की तैयारी चल रही है, बड़े धूमधाम से हो रहा है। यहाँ पे पहले लोग बाग बस्ती में रहते थे, यहाँ पे घर थे। एक माता जी धान कूट रही थी ओखली में तो कूटत में खूब खून कड़ियाओ सो जो है घबरानी सो वो कोड़ो दबा के
जो आटे को कूड़ो है तो उस दबा के गाय की गई जब तक सो भगवान उखड़िया जब से कूड़ा दे उनको नाव होने लगो। तो हर साल एक चौड़ बढ़त हैं और जो है इनकी बड़ी अपार महिमा है। हर साल शिवरात्रि को खूब ब्याह होता अच्छो धूमधाम से जैसो बुंदेलखंड में हमारे तक होता है। आपको क्या यहाँ से आने से क्या लाभ हुआ है? अरे हमें तो इतना फायदा भाव के भगवान ने हमने जैसी सोची नहीं थी जैसा फायदा हमें भगवान ने। यहाँ के महाराजा वीर सिंह जुदेव ने इस शिवलिंग की जमीन में गहराई मापने के लिए शिवलिंग की खुदाई करवाई, मगर इस शिवलिंग की गहराई का राज आज तक पता नहीं कर सके। और रात में राजा को सपना आया और एक साधु ने कहा कि तुम ये खुदाई बंद करवा दो वरना तुम्हारा राजपाट नष्ट कर दूंगा, और महाराजा को पलंग से नीचे फेंक दिया था। तो राजा डर गए और खुदाई बंद करवा दी थी और वहां पर एक मंदिर बनाया गया था। और आज भोलेनाथ की महिमा अपार है। यहाँ पर पूरे विश्व से लाखों की संख्या में लोग इस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। 1937 में टीकमगढ़ के महाराजा वीर सिंह देव ने इस शिवलिंग की गहराई पता करने के लिए खुदाई करवाई थी, लेकिन काफ़ी खुदाई करवाने के बाद मशक्क़त के बाद राजा को हार मानना पड़ी। और एक दिन भोलेनाथ ने उनको रात में सपन दिया कि ये जो खुदाई है इसको बंद करा दीजिए, कि आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं और यदि तुमने खुदाई बंद नहीं कराई तो तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट कर दिया जाएगा। तो इससे डर के राजा ने दूसरे दिन सुबह ही यह खुदाई शिवलिंग की बंद करा दी थी और यहाँ पर एक विशाल मंदिर बनवा दिया गया था जिसका नाम कूड़ादेव था। और जब से यहाँ पर नाम कूड़ादेव पड़ने लगा है। गांव था, एक डोकरी ओखली में धान कूट रही थी तो कूटते कूटते उस पर रंजित चावल हुआ, खून से सनगे गए थे। तब तक एक कूड़ा को उठा करके पूरा पड़ोसियों को बुलाने गई, तब तक ये उठा लिए थे भोले बाबा। तो इनका नाम पहला नाम है कूड़ादेव। सरकार राजा ने इस बात को नहीं माना और उन्होंने खुदाई की, जैसे 25 फीट तक खुदाई की है। और इसके बाद उनको भगवान ने उनके पलंग से उनको राजा को पलंग से पटका और कहा कि मेरा पार नहीं पा पाओगे, आप तो मंदिर बना, तो छोटा सा मंदिर बनवा दिया। शिवरात्रि पर किस तरह का आयोजन होता है? शिवरात्रि पर विवाह संपन्न होता है, पहले टीका होता है, इसके बाद चाय वगैरह सब कार्यक्रम पूरा विवाह विधिवत होता है। कहाँ से लोग आते हैं? दूर दूर से लोग आते हैं। कितने की संख्या है? महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ का बुंदेली रस्मों के साथ विवाह आयोजन भी किया जाता है, जिसमें मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। भगवान भोलेनाथ को दूल्हा बनाकर उनकी विशाल बारात निकाली जाती है गाजो बाजों के साथ। 1 मार्च को इस बार शिवरात्रि का पर्व आयोजन किया जाएगा, जिसमें तेल मंडप पणिग्रहण संस्कार का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान अंतर्राज्यीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल होते हैं। शिवरात्रि पर भोलेनाथ और माता पार्वती का विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिसमें रजत और फूलों का विशेष श्रृंगार किया जाता है। महाशिवरात्रि पावन पर्व पर शिवधाम कुंडेश्वर में हजारों की संख्या में आसपास के क्षेत्र सहित संपूर्ण बुंदेलखंड से दर्शनार्थी श्रद्धालु यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। महाशिवरात्रि पर्व की समस्त तैयारियों को यहाँ अंतिम रूप दिया जा रहा है। ट्रस्ट कमेटी द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की जा रही हैं। आज से भगवान भोलेनाथ का विवाह, जिसकी आज से यहाँ रस्में प्रारंभ होने जा रही हैं। आज तेल और हल्दी भगवान भोलेनाथ को अर्पित की जाएगी। कल मंडप का आयोजन यहाँ किया जाएगा, जिसमें मंडप पूजन और इसके बाद पंक्ति यहाँ संपन्न होगी। और परसों महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ और शिव पार्वती जी का विवाह यहाँ वैदिक रीति रिवाज और बुंदेलखंडी परंपरा के साथ यहाँ संपन्न होगा। शाम को भगवान भोलेनाथ की यहाँ दिव्य और भव्य बारात निकलेगी और रात्रि में विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का शुभ विवाह संपन्न होगा। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दर्शनों की और उन्हें कोई असुविधा ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। रात्रि में संस्कृति विभाग द्वारा भोलेनाथ महादेव के नाम से यहाँ सांस्कृतिक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाहर के कलाकार यहाँ आके अपनी धार्मिक और दिव्य प्रस्तुतियाँ देंगे। मेरी आप चैनल के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि भगवान भोलेनाथ के इस पावन पुनीत शिव विवाह में
पधार कर धर्म लाभ उठावें, व्यवस्थाओं में सहयोग करें। धन्यवाद। विश्व के अनोखे शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक विशाल पहाड़ी हुआ करती थी। उस पहाड़ी में अनेक समाज के लोग रहते थे और इस समाज के लोग यहाँ पर एक वृद्ध महिला थी, वो ओखली में धान कूट रही थी और धान कूटते कूटते वहाँ पर जो ओखली है उससे काफ़ी संख्या में केस उसमें खून निकला। तो वह महिला घबरा कर ओखली पर कुंडा ढाँक के अपने मोहल्ले के लोगों को बुलाने गई। तब जाके जब वो लौट के आई, वो लोगों ने देखा तो यहाँ पर एक छोटे से शिवलिंग प्रकट हुए थे। तभी से यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कराया गया था और पहले इनका नाम कूड़ादेव था, क्योंकि इनकी उत्पत्ति कूड़ा से हुई थी और आज इनका नाम कुंडेश्वर हो गया है। तो यहाँ पर विश्व के काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ सूर्य प्रकाश गोस्वामी, लोकोत्तर न्यूज, टीकमगढ़। आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। 7 मार्च से शुरू होने जा रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग विधानसभा में जोर शोर से गूंजेगी। सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने राज्य शिक्षक कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा से प्राप्त ज्ञापन कर उन्हें आश्वासन दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2004 में प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन बंद कर दी है, जिससे सेवानिवृत्त पर कर्मचारियों को आर्थिक संकट से जूझते हुए जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। इसके बाद मध्य प्रदेश में ये मांग जोर पकड़ गई है। इस मुद्दे पर सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने कहा कि शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का मुद्दा विधानसभा के बजट सत्र में उठाएंगे, जिससे कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अपने परिवार का भरण पोषण करने में परेशानी न आए। विधायक श्री सिंह ने कहा कि अन्य प्रांतों की तरह मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, जिससे कि सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारी अपना और अपने परिवार के लोगों का जीवन यापन सुगमता के साथ कर सके। कर्मचारियों की मांग का समर्थन करते हुए विधायक घनश्याम सिंह ने कहा कि इस मांग को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष भी रखा जाएगा। विधायक श्री सिंह ने बताया कि कर्मचारियों को पेंशन मिलना उनका अधिकार है, जो उन्हें मिलना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश राज्य शिक्षक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार ने मांग नहीं मानी तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा। कोई भविष्य नहीं है। इस संबंध में हम लोग विधानसभा ग्रीष्मकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, वर्षाकालीन सत्र 3 बार विधायक महोदय आपको ज्ञापन दे चुके हैं। ये 4थी बार है। अब आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग विधानसभा हम लोगों की आवाज़ उठाएं। पर ये मुद्दा है, ये नहीं राष्ट्रीयकृत मुद्दा भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारे विभाग का नहीं, सभी विभागों के लिए है। सही बात। हाँ, पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन दिया था और उनकी मांग पूरी तरह से जायज़ है, क्योंकि जब से नई पेंशन योजना शुरू हुई है, शायद इस वर्ष पहली बार कुछ लोग रिटायर हुए और उनको पेंशनें मिली, तो किसी की 1000 रुपये, किसी की 1100, किसी की 700 रुपये महीना पेंशन फिक्स हुई, जो हास्यास्पद है। जो भी सरकार ने योजना बनाई हो पूरी तरह से फेल है, इसलिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जानी चाहिए। ये उनकी मांग थी और मैं भी उससे सहमत हूँ। इतनी कम राशि में कर्मचारी अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर सकेगा? स्वाभाविक बात है, कोई नहीं सोच सकता है कैसे कर सकता है, संभव ही नहीं है। तो इसलिए जब इतनी बड़ी विसंगति कोई सामने आई है तो सरकार को कभी संकोच नहीं करना चाहिए अपना निर्णय बदलने के लिए। पुरानी पेंशन स्कीम पुनः बहाल होनी चाहिए, नई पेंशन स्कीम का कोई मतलब नहीं है, उसे समाप्त किया जाए। कर्मचारियों की पेंशन को लेकर क्या आप विधानसभा में? हाँ, सत्र परसों से शुरू हो रहा है, उसमें मैं उस मुद्दे को उठाऊंगा किसी न किसी विभागों के कर्मचारियों की 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनकी जो है पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी। तो आज हम सब लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करी जाए। हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपने बजट सत्र में पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया है, तो हम मध्य प्रदेश सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि हम लोगों की भी पुरानी पेंशन बहाल करी जाए। और आप लोगों की जो अनुकंपा नियुक्तियां बन। आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ नगरी कुंडेश्वर धाम में आज लाखों लोगों ने मंदिर जाकर भोलेनाथ की पूजा की और मंदिर में काफी रस दिखा। बुंदेलखंड का कैलाश कहा जाने वाला कुंडेश्वर धाम में आज महाशिवरात्रि पर आस्था का मेला लगा, जिसमें बुंदेलखंड से आए लाखों लोगों ने शिवलिंग का जलाभिषेक कर मन्नतें मांगी। आज महाशिवरात्रि पर्व पर कुंडेश्वर धाम नगरी के मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। आकर्षक फूलों और पर्दों से आज महाशिवरात्रि पर भगवान का रात्रि में बुंदेली रस्मों के साथ विवाह संपन्न होगा। माता पार्वती जी के साथ, जिसको लेकर मंदिर में जोरों की तैयारियां जारी हैं, लेकिन आज सुबह से 5 बजे से ही शिव भक्तों का मंदिर में तांता लगा रहा। पूजा अर्चना करने को लेकर जिसके तहत मंदिरों में व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं बनाई गई थी, जिसको
लोगों को दर्शन में कोई दिक्कत ना हो। मंदिर परिसर में महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग गैलरी बनाकर दर्शन करवाए गए। वहीं लोगों की सुरक्षा के लिहाज से काफी पुलिस बल तैनात किया गया था। आज लाखों लोगों ने भगवान को बिलपत्र और धतूरा के साथ जलाभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया और पंडित बताते हैं कि आज के दिन बिलपत्र चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूरा मंदिर परिसर में भोलेनाथ के जयकारे लगाए जा रहे थे और आज सभी लोगों पर भोले की भक्ति का रंग दिखाई दे रहा था। टीका बेला भाव कन्यादान में जो भी व्यवहार और दान व्यवहार और दान राशि भेंट कर रसीद प्राप्त करते जाए। का नाम क्या है? मेरा नाम संस्कृति पटेरिया है। कहाँ से आई हैं आप? मैं टीकमगढ़ से आई हूँ। बताएं आज जो महाशिवरात्रि है क्या है विशेष आज यहाँ? आज यहाँ पे बारात भी आएगी और यहाँ पे बहुत अच्छा एकदम सजावट है और मुझे यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा है। रियली मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि यहाँ पे मैं आती रहती हूँ वैसे तो, लेकिन हाँ आज का दिन तो बहुत ही स्पेशल है। यहाँ कहाँ से श्रद्धालु यहाँ कितनी संख्या में आते हैं? यहाँ पर विलेजेस के भी आते हैं काफ़ी सारे लोग और टीकमगढ़ के भी बहुत सारे लोग हैं। कई सारी मेरी टीचर्स भी मुझे मिली है ना, मुझे मेरे सर भी मिले हैं, तो काफ़ी सारे लोग मिले हैं। शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। आज शंकर जी का विवाह हुआ था, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था। इसी उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और यहाँ की क्या विशेषता है आज? यहाँ सब लोग कहते हैं कि सरकार जमीन से उत्पन्न हुए थे, भोलेनाथ जमीन से उत्पन्न हुए थे। यहाँ की यही विशेषता है। एक महिला धान कूट रही थी और जब उसने मूसल से धान कूटना शुरू किया तो शंकर जी में आके लग गया, वहाँ से मतलब खून निकलने लगा। तो उसने आके बताया कि यहाँ मतलब कोई मूर्ति है, तो लोग बागों ने आके उसको निकाला तो भगवान शंकर भगवान सरकार स्वयं प्रभु प्रकट हो गए और इसी रूप में यहाँ जे शंकर जी का धाम बन गया। इसकी यही मतलब विशेषता है और इसीलिए ये प्रसिद्ध हो गए हैं। सबकी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करते हैं। बहुत लोग यहाँ से आते हैं, इसको पर्यटक स्थल भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। कुंडेश्वर आज महाशिवरात्रि है, इसमें देख सकते हैं आप भोलेनाथ का मंदिर है। सब दुल्हन की तरह सजाया गया है। किस तरह से बनाया गया है, मालाएं बुलवाई गई, सजाया गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से लोगों का रस है। हजारों की संख्या में यहाँ पर सुबह से ही आना है। पब्लिक का सभी हो गया है, लोग दर्शन कर रहे हैं। आज जो महाशिवरात्रि है, आज शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसमें बेलपत्र और जलाभिषेक का काफ़ी विशेष महत्व माना जाता है। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। इधर भी आप देख सकते हैं इस तरह से पुरुषों के लिए अलग से लाइन लगाई गई है, महिलाओं के लिए अलग से लाइन लगाई गई है। और जो मंदिर परिसर है पूरा कचरा हुआ है और सभी लोग भोलेनाथ की जयकारे के नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पे शाम को भगवान भोलेनाथ का मंदिरी रस्मों के साथ रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न कराया जाएगा। 7 बजे भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली जाएगी। इसके बाद पूरी रात भगवान भोलेनाथ के विवाह कार्यक्रम संपन्न होंगे और यहाँ पर पुलिस के द्वारा बेहतर व्यवस्था बनाएंगी, लोगों को अच्छे से दर्शन हो सके। और रात में संस्कृति विभाग द्वारा तमाम सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ सूर्यप्रकाश गोस्वामी, लोकत्तर न्यूज, टीकमगढ़। कुंडेश्वर आज महाशिवरात्रि है, इसमें देख सकते हैं आप भोलेनाथ का मंदिर है। सब दुल्हन की तरह सजाया गया है। किस तरह से बनाया गया है, मालाएं बुलवाई गई, सजाया गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से लोगों का रस है। हजारों की संख्या में यहाँ पर सुबह से ही आना है। पब्लिक का सभी हो गया है, लोग दर्शन कर रहे हैं। आज जो महाशिवरात्रि है, आज शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसमें बेलपत्र और जलाभिषेक का काफ़ी विशेष महत्व माना जाता है। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। इधर भी आप देख सकते हैं इस तरह से पुरुषों के लिए अलग से लाइन लगाई गई है, महिलाओं के लिए अलग से लाइन लगाई गई है। और जो मंदिर परिसर है पूरा कचरा हुआ है और सभी लोग भोलेनाथ की जयकारे के नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पे शाम को भगवान भोलेनाथ का मंदिरी रस्मों के साथ रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न कराया जाएगा। 7 बजे भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली जाएगी। इसके बाद पूरी रात भगवान भोलेनाथ के विवाह कार्यक्रम संपन्न होंगे और यहाँ पर पुलिस के द्वारा बेहतर व्यवस्था बनाएंगी, लोगों को अच्छे से दर्शन हो सके। और रात में संस्कृति विभाग द्वारा तमाम सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ सूर्यप्रकाश गोस्वामी, लोकत्तर न्यूज, टीकमगढ़। भोपाल के ऐशबाग और करोंद में 4 गाड़ियों से आए एटीएस के 20 लोग टीम 4 आतंकियों को उठा ले गई। इनकी स्थानीय पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं लगी। 2 घंटे के अंदर ही एटीएस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की।
बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने विधान परिषद की 24 सीटों के चुनाव के लिए रविवार को अपनी विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा की, जिसमें एनडीए के साथ उनके टकराव की आहट सुनाई देने लगी है। कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव होने तक सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। हां, पार्टी को मजबूत करने के लिए जल्द ही एक गहन मंथन वरिष्ठ नेता करेंगे। कार्य समिति की बैठक में सोनिया ने इस्तीफे की पेशकश भी की। सेबी के पास जमा किए दस्तावेजों के अनुसार एलआईसी का आईपीओ लाने का समय 12 मई तक है। अगर गलती से भी इस समय के अंतराल में आईपीओ सरकार द्वारा नहीं लाया गया तो सेबी के पास फिर से सरकार